Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 21st of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 21 सितंबर 2023 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, चाहे वो पीआईबी हो, डाउन टू अर्थ हो, लाइव मिनट हो, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो का एंड अगर आप मिस करते हो तो अपना टेस्ट छोड़ दोगे। वीडियो का एंड इसलिए कवर करना है क्योंकि लास्ट में आप लोगों से एक टेस्ट प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्विज की प्रैक्टिस करवाई जाती है। उससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होगा, क्योंकि आप पूरे लेक्चर को देखोगे तभी आप लास्ट में उस एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप लोग उस एमसीक्यू को सॉल्व कर पाते हो तो क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, आज के लेक्चर से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। समझ गए। बाकी अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ पे जाके अगेन आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान से सुनना। आज से ये वाला जो वीडियो है इंडियन एक्सप्रेस का आपका इसी चैनल पर आया करेगा। ये हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है दीपक यादव एजुकेशन प्लस। और इससे पहले वाला चैनल नॉर्मल का खाली जो नाम है हमारा वो है दीपक यादव एजुकेशन नाम का, वो दूसरा चैनल है जहाँ पर डेली बेसिस पे द हिंदू का वीडियो अपलोड होता है। अब आप कहोगे सर ये दोनों बांट क्यों दिया? रीज़न यहाँ पर यह है कि जो हमारा पहले वाला चैनल है उस पर मैं एक कॉपीराइट स्ट्राइक भी रिसीव कर चुका हूँ द हिंदू की साइड से। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में एक बैकअप भी होना चाहिए। उस बैकअप का सबसे बढ़िया सोल्यूशन यही है कि हमारे पास में अगर 2 चैनल्स होंगे तो हम आपस में अच्छे से कनेक्टेड होंगे। इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जो कि ना हो भगवान करे, होती भी है, तो हम आपस में कनेक्टेड रहेंगे। मैं आपसे वीडियोस शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों मेक श्योर करना इन दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पर इन दोनों चैनल्स के अलावा हमारा कोई तीसरा चौथा चैनल नहीं है। इन दोनों ही चैनल्स के ऊपर दोनों वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का रोज़ाना मॉर्निंग में 5 बजे इसी चैनल पर मिलेगा। बाकी द हिंदू का वीडियो 8 से 9 मेरी कोशिश रहती है उसको हम लोग अपने नॉर्मल वाले चैनल पर अपलोड करेंगे, ठीक है। चलो अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन काफ़ी सारे लोगों को पसंदीदा है। अब काफ़ी सारे लोगों का ये पसंदीदा सेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारे आर्टिकल्स को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, इवन मतलब जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पर इसको वीडियो को देखोगे तब आपको पता चलेगा। आर्टिकल नंबर 1 दोस्तों, यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में बात की जा रही है। खबर क्या है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, फिर हम ये पढ़ेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एग्जैक्टली होती क्या है। हुआ क्या, हमारे देश में निपा वायरस तेज़ी से फैलता हुआ नजर आया। कहाँ पर? स्पेशली केरला के अंदर में। अब दोस्तों केरला में जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर निपा वायरस तेज़ी से फैला और आज के समय में कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी टीम केरला के अंदर भेज दी है ताकि निपा वायरस को वहीं पर कंट्रोल कर लिया जाए, नहीं तो फिर वापस से एक हाहाकार मच जाएगा जैसा कोविड-19 के समय पर हमने देखा था। रीज़न यह है कि जैसे कोविड-19 एक जूनोटिक वायरस है, वैसे निपा वायरस भी एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस मतलब दोस्तों ये होता है कि जब एक वायरस जानवरों से इंसान में फैल जाए और फिर इंसान से इंसानों में फैलना शुरू हो जाए। कुछ इसी प्रकार का ये निपा वायरस है, जो कि चमगादड़ से यानी फ्रूट बैट से इंसान में फैलता है और फिर इंसानों से दूसरे इंसानों में फैलाता है। चिंता वाली बात यह है कि निपा वायरस का कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे पास में आज के समय पर अवेलेबल नहीं है। तो हमें एक इंटेंसिव केयर सपोर्ट देने के बाद में ये निपा वायरस का ट्रीटमेंट एक पर्टिकुलर पर्सन को देना पड़ता है और इसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी जान भी चली जाती है। फैटिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो हुआ क्या, निपा वायरस तेज़ी से फैल रहा था। इस दौरान भारत ने ऑस्ट्रेलिया से कहा कि भाई हम आपसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी चाहते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया से मदद ले रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की। क्वेश्चन यह है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी करेगा क्या? ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी निपा वायरस से लड़ने में मदद करेगा। समझ गए। अब इसी वजह से एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपसे पता होना चाहिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या है। डायरेक्टली आपसे सवाल बन सकता है और इस तरीके के सवाल पिछले कुछ सालों में कई सारे एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे गए। इवन यूपीएससी ने भी यहाँ पर सवाल पूछा है। वो कौन सा सवाल था आगे मैं आपको बताऊँगा।
सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हम लोग कुछ और नाम से भी जानते हैं, यानी MOABS, MABS के नाम से भी यहाँ पे इसको हम जानते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन्स जिनको लैब में तैयार किया जाता है, लेबोरेटरीज़ में रेडी किया जाता है। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोटीन की तरह ही काम करती हैं। अब होता क्या है, हम इनको बस खाली एंटीबॉडीज़ बोलते हैं कि हमारी बॉडी में ये एंटीबॉडी की तरह वर्क करेंगी। क्वेश्चन ये है कि सर ये एंटीबॉडी क्या होती है, क्योंकि एंटीबॉडी समझ में आ गया, गेम खत्म, वहीं पर आपको एकदम माइंड में क्लैरिटी मिल जाएगी। दोस्तों एंटीबॉडी को हम लोग इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है जो कि हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। इम्यून सिस्टम हमारा जो शरीर का होता है, वो अगर किसी पर्सन का भी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, पीक पर है, तो वो किसी भी भयानक बीमारी से लड़ सकता है। लेकिन उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है तो दोस्तों छोटी से छोटी बीमारी भी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन की तरह काम करता है। हमारा इम्यून सिस्टम इस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में आए हुए फॉरेन सब्सटेंसेस, यानी बाहर के जो सब्सटेंसेस है, बैक्टीरिया, वायरस है, जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, उससे लड़ने में हमारी मदद करता है। तो एंटीबॉडी का मेन काम क्या है, जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेस है, जितने भी जहरीले सब्सटेंसेस जो बाहर से हमारे बॉडी में ऐड हो रहे हैं, उनको रिमूव करना, उनको बाहर निकाल कर फेंकना। जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाल कर फेंकने का काम होता है एंटीबॉडीज़ का। समझ गए, जिससे हमारी जो बॉडी है उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल सके। तो निपा वायरस में अगर बॉडी के अंदर निपा वायरस है तो उसके लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाएगा। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, बॉडी के अंदर से निपा वायरस को निकाल कर फेंकने का काम करेंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आज के समय पर ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, मोनोक्लोनल ये एंटीबॉडीज़ को लैबोरेटरीज़ में क्रिएट किया जाता है। ये बेसिकली क्लोन्स हैं, कॉपी होती हैं, यानी एंटीबॉडी की एक ही एंटीबॉडी की कॉपीज़ होती हैं। ध्यान रखना, क्लोनल क्यों वर्ड यूज़ किया गया, क्लोन्स के लिए। क्लोन्स क्या होता है, कॉपी करना। तो एक एंटीबॉडी की ढेर सारी कॉपीज़ होती हैं, ये मोनोक्लोनल हमारी एंटीबॉडीज़। क्वेश्चन ये है कि इनको बनाते कैसे हैं, तो इनको प्रोड्यूस किया जाता है कॉपी करके। हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स होते हैं, एक सिंगल टाइप इम्यून सेल को लिया जाएगा जिसको हम लोग बी सेल के नाम से जानते हैं। समझ गए, बी सेल का मेन काम यही होता है कि भैया हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स उनको हटाना, पैथोजेंस जो होते हैं, एंटीजेंस जो होते हैं, इनको रिमूव करने का काम करते हैं ये। तो बी सेल यहाँ पर लिया। अब बी सेल लेने के बाद में क्या हुआ, इसी की क्लोनिंग कर दी गई, इसी की बहुत सारी और कॉपीज़ यहाँ पर जनरेट कर ली गई। समझ गए, इस तरीके से यहाँ पर इस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया जाता है ताकि हम लोग क्या कर सकें, बी सेल की बहुत सारी कॉपीज़ बनाकर बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज़ को क्रिएट कर सकें। और उसकी कॉपीज़ बनाने के बाद में ढेर सारी यहाँ पर एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। अब वो एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाएगा लोगों के अंदर से वायरस, बैक्टीरिया, कैंसर सेल जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए। समझ गए, तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी हम लोग अभी अपना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अलग अलग मेडिकल एप्लीकेशंस में भी यूज़ की जाती है। कैंसर के ट्रीटमेंट में, ऑटो इम्यून डिजीज़ में, इन्फेक्शियस डिजीज़ में भी यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर ना एक और वर्ड आता है, वो है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। एक होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और एक होती है पॉलीक्लोनल। दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है। आपसे डिफरेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो आपको डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये स्पेशली क्लोन होती हैं, यानी एक एंटीबॉडी की कॉपीज़ होती हैं ये। और ध्यान रखना, ये केवल एक एंटीजन से निपटेंगी, यानी एक ही जो वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा, केवल उससे निपटने का ये काम करेंगी। उसके ऊपर बाइंड हो जाएंगी ये बॉडीज़, बाइंड होने के बाद में उससे निपटने का काम करेंगी। समझ गए, एक ही एंटीजन को यहाँ पर निपटाने का काम करेंगी, चाहे वो वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो। लेकिन जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये बहुत सारे इम्यून सेल से बनाई जाती हैं। लेकिन मोनोक्लोनल केवल एक इम्यून सेल से, सिंगल इम्यून सेल से बनाई जाती है, जिसको हम लोग बी सेल का नाम देते हैं। लेकिन पॉलीक्लोनल बहुत सारे इम्यून सेल से बनाई जाती है, इस वजह से ये एक से ज़्यादा एंटीजन से निपट जाती हैं। समझ गए, तो ये दोनों के बीच का एक डिफरेंस है। तो अभी हम लोगों ने कौन सी मदद मांगी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की। अब क्वेश्चन यहाँ पर है निपा वायरस क्या है, तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो कि जानवरों से इंसान में फैलता है, स्पेशली यहाँ पर चमगादड़ों से इंसानों में फैलना ये शुरू होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। यूपीएससी ने 2022 में एक प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या था, और 2022 में, ज़्यादा पुराना नहीं है, पिछले साल पूछा, अरे पिछले ही साल पूछा गया है, ये तो 2023 चल रहा है। क्वेश्चन ये था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। बी सेल्स और टी सेल्स का मेन रोल क्या है एक इंसान के शरीर के अंदर, ये आपने बताना है। ऑप्शन ए, ताकि यहाँ पर हमारे बॉडी को एनवायरमेंटल एलर्जी से प्रोटेक्ट करना, या फिर ऑप्शन नंबर बी, ताकि जो बॉडी के अंदर में दर्द है, सूजन है, उसको यहाँ पर कम करना,
या फिर ये जो सेल्स हैं ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करते हैं बॉडी में, या ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ के माध्यम से जो कि पैथोजेंस की वजह से फैलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि बी सेल्स और टी सेल्स का मेन काम क्या है? हमारे शरीर को अलग अलग बीमारियों से बचाना, ऐसी बीमारियां जो कि पैथोजेंस के माध्यम से फैल रही हैं। कहोगे अभी हमने एंटीजन भी पढ़ा था, पैथोजन भी पढ़ा है, ये क्या है? दोनों सिमिलर हैं, बस खाली ध्यान से सुनना। एंटीजन वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, हमारे एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना कहीं ना कहीं कह सकते हो कम हो जाती हैं। एंटीबॉडीज़ का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाता एंटीजन की वजह से। लेकिन पैथोजेंस कौन से होते हैं? ये बहुत ज़्यादा खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिससे कई सारी बीमारियां फैल सकती हैं। तो इनका निपटारा करने के लिए हमारे पास में बी सेल्स और टी सेल्स है। सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, समझ गए। बाकी ये मैंने आपको इसके बारे में, निपा वायरस के बारे में बता चुका हूँ। सबसे पहली बार मलेशिया और सिंगापुर में देखने को मिला ये, है ना। इसका ट्रांसमिशन जो चमगादड़ है उसके माध्यम से फैलता है। अगर किसी को निपा वायरस हो जाए तो उसको क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं? उसके अंदर बुखार आ जाता है, हेडेक, थकान, उसके बाद यहाँ पर मेंटल कन्फ्यूजन, कोमा भी में चला जाता है। इंसान की यहाँ पर जान जाने की जो रेट है इसमें बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इसको लेकर थोड़ी ज़्यादा चिंताएं दिखाई जा रही हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले यहीं पर मेक श्योर कर देना, वीडियो पे लाइक का बटन प्रेस कर देना। आजकल दोनों ही चैनल्स को आपको लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको पता है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कल हमारा द हिंदू का वीडियो का जो पूरा रिकॉर्ड था लाइक्स का, वो आपने तोड़ दिया। मतलब कह सकते हो शाम तक ही 5-6 हज़ार लाइक्स आप लोगों ने पूरे कर दिए थे। तो दोस्तों मेरी कोशिश है कि मैं दोनों वीडियोस को और बेहतर बना सकूं। यहाँ पर पीपीटी बेस्ड कोई ऐसा पर्टिकुलर इशू आएगा नहीं, कोई इशू आता तो उसको हैंडल किया जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम लोग कुछ ज़्यादा कहीं से कंटेंट उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खैर धीरे धीरे प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ आप लोग प्लीज़ दोनों वीडियोज़ को सपोर्ट दिखाओ। आज के समय पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आप लोगों के सपोर्ट की। चलो नेक्स्ट आर्टिकल में बात करें हम लोग इंडियन नेवल शिप सुमेधा के बारे में। ये आपको स्क्रीन पर जो शिप दिख रहा है इंडियन नेवल शिप सुमेधा है। तो आईएनएस सुमेधा ने हाल ही में एक अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट किया है। वो अभ्यास कौन सा है उसका नाम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। तो ये अभ्यास है, इसमें कई सारे अलग अलग देशों की जो नेवीज़ हैं वो आज के समय पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये अभ्यास कहाँ पे चल रहा है? मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी का है, आओ दोस्तों पहले इसको मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ कंट्रीज़ नज़र आएंगी जैसे कि टर्की है, इधर यहाँ पर ग्रीस है, अल्बानिया है ना। उसके बाद यहाँ पर इटली है ऊपर, देन इधर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लीबिया है, इजिप्ट है। इनके बीच में आपको बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी नज़र आएगा। ठीक है, ये हमारा मेडिटेरेनियन सी है, आपने इसको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं। अब मेडिटेरेनियन सी इसी वाले समुद्र के हिस्से में यह अभ्यास चल रहा है और इसी अभ्यास को भारत के आईएनएस सुमेधा ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की नेवी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इस वजह से एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपने पढ़ना है। तो आईएनएस सुमेधा भारत का बनाया हुआ तीसरा शिप है। किसने बनाया था? ये सरयू क्लास नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। इसका मेन मकसद क्या है? जो हमारा दस्तक मारना होता है ना, वो करने का काम है इसका। ठीक है, पेट्रोलिंग करने का काम होता है। इस प्रकार का जहाज़ यहाँ पे तैयार किया है हमने, खुद से इसको डेवलप किया है। इसको किसके थ्रू बनाया गया है? तो इसको बनाया गया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के थ्रू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इस पूरे जहाज़ को कमीशन किया गया नहीं, हमारी इंडियन नेवी ने इसका यूज़ करना कब से स्टार्ट किया? 7 मार्च 2014 से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको यहाँ पर इंडियन नेवी में लाया गया। ठीक है, हमारी इंडियन नेवी का हिस्सा है ये, आपने ध्यान में रखना है इसके बारे में। उसके बाद दोस्तों इसके बारे में कुछ और प्राइमरी फंक्शंस हैं, जैसे ये जो जहाज़ है ना आईएनएस सुमेधा, इसका मेन काम होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर में निगरानी रखना, एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग करना। मतलब ये आप देख पाओगे, पता है ना, दुनिया भर में जो भी देश समुद्र से बाउंड्री को शेयर करते हैं उस देश के पास में समुद्र का कुछ हिस्सा होता है, समुद्र का कुछ हिस्सा उसके कंट्रोल में होता है, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे इंडिया के आसपास ये बाउंड्री है पूरे समुद्र की। ठीक है, ये अंदर का जो समुद्र आ रहा है ना, ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर में है, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का नाम देते हैं। समझ गए? तो इस वाली टेरिटरी के अंदर में यहाँ पर एक दस्तक मारना, निगरानी रखना, ठीक है, या फिर कोई एंटी पायरेसी ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि जैसे समुद्री लुटेरे होते हैं जो जहाज़ को लूटने का काम करते हैं, उनके खिलाफ काम करना। तो उनके खिलाफ काम करने के लिए भी जो आईएनएस सुमेधा है ये काम करता है। आईएनएस सुमेधा के फीचर्स क्या हैं? इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है वो लगभग 2230 टन्स के आसपास का है। 105 मीटर्स की इसकी लेंथ है। उसके बाद इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स लगे हुए हैं, सेंसर पैकेज है, रडार की पकड़ में ना है, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को ये अपने ऊपर रखकर चल सकता है।
यानी ये जो जहाज़ आपको दिख रहा है ना दोस्तों, इसके ऊपर आप एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी रख सकते हो और रख कर उसको कैरी कर सकते हो। ये इसकी खास बात है। ये जहाज़ के अंदर में दो डीजल इंजन्स लगाए गए हैं। उसके अलावा ये कह सकते हो इंडियन नेवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। इसकी जो स्पीड है, टॉप स्पीड, वो 25 नॉट्स के आसपास हमको नज़र आती है। रेंज लगभग 11,000 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है। नॉर्मल स्पीड 16 नॉट्स की, यानी अगर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगा तो 11,000 किलोमीटर को आराम से कवर कर सकता है। ठीक है, तो अभी इसने हिस्सा लिया है कहाँ पर? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 के अंदर में। तो 2023 में अभ्यास हो रहा है, इस वजह से इसका आगे 23 का जो ये नंबर है वो यूज़ किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में ज़रूर से आपको पता होना चाहिए अभ्यास कौन सा है, क्योंकि डायरेक्टली अभ्यास को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने हैंड इन हैंड एक्सरसाइज को लेकर सवाल पूछ लिया था। तो आप लोगों से मैं यहीं पर पूछता हूँ कि हैंड इन हैंड अभ्यास कौन से दो देशों के बीच में होता है, ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 है, ये एक बाइनियल मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ठीक है, बाइनियल मल्टीनेशनल मतलब कई सारी कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इस अभ्यास को कंडक्ट किया गया था नदर्न इजिप्ट में। यूएस और इजिप्टियन आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पर इसको लेड करती हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक का ये सबसे बड़ा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है पूरे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में। ठीक है, पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में सबसे बड़ा जॉइंट मिलिट्री अभ्यास जिसमें कई सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। और जब से यहाँ पर इस अभ्यास को किया जा रहा है, 18 बार ऑलरेडी इस अभ्यास को कर चुके हैं। और इस बार 2023 में जो ये एडिशन चल रहा है, इसमें 34 कंट्रीज़ ने 34 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें इंडिया भी है। तो ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट है कि भारत ने भी अब की बार इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। समझ गए? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है ECARS के बारे में, ई कार्स के बारे में। ये आपको रोवर की तरह नज़र आ रहा होगा, जो चांद पर उतरा है ना हमारा लैंडर, उसमें से रोवर निकला है ना, तो उसकी तरह नज़र आ रहा होगा। तो ECARS का नाम, इसका फुल फॉर्म क्या है? यह है एनहांस्ड कोलैबोरेटिव ऑटोनोमस रोवर। तो एक प्रकार का रोवर सिस्टम ही है ये। इसमें आप कई सारा सामान जो है कैरी कर सकते हो, डायरेक्टली हमारी आर्मी को ये हेल्प कर सकता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो हुआ क्या है, हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने हाल ही में इसको दिखाया है, इसको तैयार कर लिया है। इवन यहाँ पर एक इवेंट चल रहा था, नॉर्थ टेक सिम्पोजियम। यहाँ पर क्या होता है, इस इवेंट के दौरान हमारे पास में जो हथियार है उनका शोकेस किया जाता है, उनको दिखाया जाता है। तो इस इवेंट के दौरान यहाँ पर इस वाले रोवर को दिखाया गया, इस रोवर सिस्टम को शोकेस किया गया, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो ये रोवर सिस्टम के बारे में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो रोवर सिस्टम है, 4x4 मल्टी टेरेन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है। एक ऐसा व्हीकल जो कि यहाँ पर किसी भी यहाँ पर मतलब कैसा भी सरफेस हो उस पर चल सकता है बढ़िया तरीके से। इसको किसने बनाया? इसको डेवलप किया है पुणे के कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसके फीचर की बात करेंगे तो इसमें एक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, यानी कि ऐसा सिस्टम है जिससे कि ये टकराएगा नहीं किसी चीज़ से। कुछ चीज़ सामने आएगी तो यहाँ पर अपने आप को ये डाइवर्ट कर पाएगा, तो टकराने से बच जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर इसमें आप देखोगे तो इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं कि हमारे जो मिलिट्री हैं उनकी हेल्प कर सके। इस रोवर की जो स्पीड है वो लगभग 16 से 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है, कितना वजन लेकर चल सकता है, वो लगभग 350 केजी लेकर चल सकता है। टोइंग कैपेसिटी यानी किस चीज़ को घसीट कर सकता है, तो लगभग 500 केजी की कैपेसिटी, टोइंग कैपेसिटी इसकी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यानी खींच के ले चल सकता है इतना सामान। इसके अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसके कुछ और एक इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशंस, वाटर जेट मशीन्स लगाई गई हैं, हैवी मटेरियल्स और भी बहुत सारी चीज़ अगर ट्रांसपोर्ट करना है आपने तो आप इसका बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली हमारी जो आर्मी उनको यह मिलिट्री को हेल्प कर सकता है, उनको इतना कुछ कैरी नहीं करना पड़ेगा, सीधा इस रोवर का यूज़ किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, ये रोवर हमारे बॉर्डर के ऊपर निगरानी रखने का भी काम कर सकता है। बॉर्डर के ऊपर निगरानी रखने का, कोई अगर यहाँ पर दंगे हो रहे हैं तो उस दौरान यहाँ पे कंट्रोल ऑपरेशन चलाने हैं वो कर सकता है। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिएशन, न्यूक्लियर इंसिडेंट्स को यहाँ पर देख सकता है। फायर फाइटिंग करनी हो, केमिकल स्प्रे करना हो, ये सारे के सारे काम, ये सारी कैपेबिलिटीज़ इसके पास में हैं। तो अभी यहाँ पर इस रोवर सिस्टम को कहाँ पर शोकेस किया गया है, कहाँ पर दिखाया गया है? नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2023 में। तो नॉर्थ टेक सिम्पोजियम क्या है दोस्तों? एक ऐसा इवेंट जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था हमारी इंडियन आर्मी नॉर्दर्न कमांड और साथ ही साथ में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स एंड IIT जम्मू के थ्रू, इन सब ने मिलकर इस एग्जीबिशन को रखा था। इस इवेंट के दौरान कई सारी चीज़ों को लॉन्च किया गया है, कई सारी चीज़ों को शोकेस किया गया है, जो नए नए हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स उनको भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया था। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में बात की जा रही है। अगेन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट आर्टिकल है। हुआ क्या है, हमारे एक सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जिनका नाम है विवेक भाषण।
इनको हाल ही में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर बना दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वनडे एग्जामिनेशन में दोस्तों डायरेक्टली आपसे नाम पूछा जाएगा कि हाल ही में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर कौन बने हैं, विवेक भाषण, या फिर पूछा जाएगा विवेक भाषण कौन से सेंटर के डायरेक्टर बने हैं, तो वह है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दोनों पता होना चाहिए। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये इंडिया का एक प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर ट्रॉम्बे में है। ठीक है, ये जो बॉडी है ये कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में काम करती है। डायरेक्टली सवाल बन जाता है कि कौन से मंत्रालय में या कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में काम करता है और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है वो डायरेक्टली यहाँ पर इस डिपार्टमेंट को देखने का काम करते हैं। अगर हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इतिहास देखें तो एक पर्सन, बहुत ही जाने माने पर्सन, इनका नाम है होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत की थी भारत के अंदर में, और इन्हीं भाभा जी ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को एस्टेब्लिश किया ताकि भारत के अंदर में न्यूक्लियर साइंस के ऊपर ढेर सारी रिसर्च की जा सके। तो ये 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, और इस एफर्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए डॉक्टर भाभा ने एस्टेब्लिश किया एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, यानी AEET। ध्यान रखना, AEET का मतलब है एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। तो डॉक्टर भाभा ने पहले ये वाली बॉडी बनाई थी, लेकिन यहाँ पर इनकी मृत्यु के बाद में क्या हुआ, इस AEET का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया, यानी इन्हीं के नाम के ऊपर रख दिया गया। तो इंडिया में जो यहाँ पर न्यूक्लियर साइंस है या न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत करने वाले, इसको आगे बढ़ाने वाले यही पर्सन है, जिनका नाम है क्या, मैंने आपको बताया, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इन्हीं के नाम के ऊपर ये इस रिसर्च सेंटर का नाम रखा गया है। तो ये जो सेंटर, इसके मेन फंक्शंस क्या है, इस सेंटर का मेन फंक्शन है ढेर सारी रिसर्च करना, बहुत सारी नॉलेज गेन करना न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन को लेकर, न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन कैसे होता है, इसकी टेक्निक्स को और इम्प्रूव करना, न्यूक्लियर साइंस में भारत को और एडवांस करना, हेल्थ इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से रेडियो आइसोटोप्स का या बाकी सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर लगातार काम करता है, ढेर सारी रिसर्चेस करता है ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यूक्लियर एजुकेशन के मामले में, ट्रेनिंग के मामले में। ये जो सेंटर है ढेर सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाता है हमारे साइंटिस्ट्स को, इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को इस न्यूक्लियर साइंस की फील्ड में। तो ये सारे रोल्स हमारे इसके, कह सकते हो, इस पर्टिकुलर बॉडी के होते हैं। समझ गए? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल अगेन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में दोस्तों बात करेंगे। GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है ये। तो हाल ही में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आओ मैं आपको समझाता हूँ। एक दिन मैंने आप लोगों को द हिंदू के वीडियो में कवर करवाया था, उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पे बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा, समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं इसको समझने के लिए, सर ये क्या होता है, हमें आज तक समझ में नहीं आया। समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। देखो दोस्तों, बात है 1973 की। 1973 में 13 जज का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट का अभी तक का सबसे बड़ा बेंच है ये 13 जज का बेंच। इस जज के बेंच ने यहाँ पर एक केस को देखा था, केशवानंदा भारती केस। तो केशवानंदा भारती केस के सुनवाई के दौरान यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था। ठीक है, अब दोस्तों हुआ क्या कि जो हमारा आर्टिकल 368 है हमारे संविधान का, ये आर्टिकल 368 हमारे संविधान का हमारे पार्लियामेंट को ये पावर नहीं देता। देखो वैसे तो पार्लियामेंट के पास में क्या पावर है, हमारी पूरी पार्लियामेंट के पास में सारी पावर्स है कि भाई वो संविधान में चेंजेस कर सकते हैं। अब जब दोस्तों संविधान में अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में ही तो बिल पास होते हैं, है ना। तो अगर संविधान में कोई अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर में बिल पास किए जाते हैं। तो पार्लियामेंट के पास में पावर है किसी भी चीज़ को अमेंड करने की, और वो पावर कहाँ से आती है, आर्टिकल 368 के माध्यम से, आर्टिकल 368 के माध्यम से। लेकिन पार्लियामेंट के पास भले ही कितनी पावर हो, कितना ही पावरफुल हो, वो कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हाथ नहीं लगा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को कभी पार्लियामेंट बदल नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता, ध्यान रखना। यही यहाँ पर मेन मुद्दा था, क्योंकि इससे पहले पार्लियामेंट ने कोशिश की सारी पावर्स अपने हाथ में लेने की, और पार्लियामेंट ने यहाँ पर यह कोशिश की कि मैं, यानी कि पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये कोशिश की हम संविधान में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, हम किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। ऐसा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, क्योंकि आपको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हमारा देश है 3 चीज़ों से चल रहा है मेनली। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमारी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है।
समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर पार्लियामेंट ने जब ये कोशिश की कि हम कुछ भी अमेंडमेंट करें, कोई नहीं रोक सकता हमें, चाहे हम फंडामेंटल राइट्स क्यों ना छीन लें लोगों के, जो लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं चाहे वही क्यों ना छीन लें, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ कर सकते हैं हम। पार्लियामेंट का ये डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट बोला 1 मिनट रुक जाओ, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास में कुछ बदलने कहा कि आप आज भी संशोधन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये हम आपके सामने रख देते हैं BSD, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हाथ मत लगाना, बाकी आप कुछ बदल लो, जाओ। समझ गए। अब ये BSD क्या है ये थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। अब समझते ही हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मुद्दा उठा कैसे। बात थी यहाँ पर एक केस की, IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का ये केस। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया पार्लियामेंट से कि भाई देखो, आप वैसे संविधान के अंदर चेंज करना चाहते हो, ठीक है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हाथ मत लगाना, क्योंकि इससे पहले पार्लियामेंट ने कई सारी पावर्स अपने हाथ में लेने की कोशिश की। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आया, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कई बार संशोधन करने की कोशिश की पार्लियामेंट ने अपने हाथ में अनकंट्रोल, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने अनकंट्रोल्ड पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश की, और ये देखा कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट ये कर रहा है कि हम फंडामेंटल राइट भी छीन सकते हैं लोगों के। फंडामेंटल राइट आपका जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35 तक संविधान में सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, तो सारे फंडामेंटल राइट्स हम छीन सकते हैं लोगों के। इस तरीके की पावर्स पार्लियामेंट अपने पास में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जुडिशरी बीच में आती है, और इस जुडिशरी ने यहाँ पर मेन काम किया इस पूरे केशवानंदा भारती केस को 13 जज की बेंच ने सुनवाई की। 13 जज बैठे थे, इसकी सुनवाई कर रहे थे। अब सुनवाई करते करते यहाँ पर मुद्दा क्या निकल कर आया, जो एट द लास्ट रिजल्ट निकल कर आया वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का निकल कर आया कि पार्लियामेंट अगर चाहता है कुछ संशोधन करना, ठीक है वो कर सकता है, लेकिन हम उसको अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकते भाई। अनलिमिटेड पावर एक दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 24वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को सपोर्ट किया कि ठीक है, पार्लियामेंट के पास में पावर है, आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, बेसिक फीचर, जो संविधान के बेसिक फीचर होंगे या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होगा, उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। अब बड़ी देर से हम कर रहे हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये है क्या, और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को दोस्तों आज तक प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया है, बस इसमें धीरे धीरे करके चीज़ें ऐड होती हुई चली जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा संविधान सबसे ऊपर है। आप यानी जो पार्लियामेंट है वो पहली बात संविधान को कभी भी हटा नहीं सकती। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू, कई बार क्या होता है कि पार्लियामेंट कुछ हरकत कर रही होती है, तो यहाँ पे वो चाहती है कि जज जो है, जुडिशरी जो है, उनके जो मामला है उसमें इन्वॉल्व ना हो, उसमें यहाँ पर इंटरफेयर ना करे, ठीक है, वो चाहती है ऐसा। तो इस प्रकार का बिल भी यहाँ पे पार्लियामेंट लेकर आया था कि हम जुडिशियल रिव्यू नहीं चाहते, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में डाल दिया गया। यानी जुडिशियल रिव्यू आप नहीं हटा सकते, पार्लियामेंट कोई बिल लेकर आएगा तो उसमें जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है, उसको देख सकती है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारा लोकसभा राज्यसभा पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम, आप इसको नहीं हटा सकते। रूल ऑफ लॉ नहीं हटा सकते, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके। कभी भी यहाँ पर ये कोशिश नहीं की जा सकती कि जुडिशरी को ख़त्म कर दो या जुडिशरी का यहाँ पर आप जुडिशरी को बायस बना दो। समझ गए। जो पावर्स हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबकी पावर्स अलग अलग है, वो पावर्स एज इट इज़ रहेंगी। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में है। यानी इन चीज़ों के अंदर में, यानी आप संविधान में पार्लियामेंट कुछ भी करे, कोई भी बदलाव करे, लेकिन इन चीज़ों का हाथ मत लगाना। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सॉवरन कंट्री है, इसके डेमोक्रेसी को भी हाथ नहीं लगना चाहिए। ये चीज़ें नहीं बदली जाएंगी, समझ जाएगी। तो ये है यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती चली गई समय के साथ में, जैसे जैसे केसेस आते चले गए। आई होप आपको एक पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है BSD का वो समझ में आ चुका होगा। नाम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। अगले आर्टिकल में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के बारे में बात की जा रही है। अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का जो 14वां एडिशन है, इसकी शुरुआत होती है नवी मुंबई के अंदर में, स्पेशली वाशी में। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है, ठीक है। अब न्यूज़ में है तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम परस्पेक्टिव से पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आजकल हम देख रहे हैं अलग अलग चीज़ों के बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे रबर बोर्ड हो गया, ठीक है, टी बोर्ड हो गया, कॉफ़ी बोर्ड हो गया, और अब फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये स्पाइस बोर्ड। ये भी स्पाइस बोर्ड भी एक होता है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस बेसिकली एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है। इसकी शुरुआत होती है 1990 में। एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम लोग मसालों के, जो हमारी स्पाइस का होता है, मसाले होते हैं, उसके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेकर डिस्कशन करते हैं, कैसे हमारी दुनिया भर की जो स्पाइस इंडस्ट्री है उसमें जो चिंताएँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे लड़ा जा सकता है। इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे इस मंच पे डिस्कशन होता है।
तो जब से वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस आया है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है स्पाइस बोर्ड के लीडरशिप के अंदर में, यानी इस पूरे मीटिंग को स्पाइस बोर्ड देखता है। और स्पाइस बोर्ड कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। दोस्तों, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का जो थीम है 2023 का, वो है स्पाइसेस। कहोगे स्पाइसेस का मतलब? इसका मतलब है सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। समझ गए? अब इस पूरे मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का काम, इसको देखने का काम किसका है? स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का। दैट इज़ वाई आपको स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे इस बॉडी को बनाया गया था 26 फरवरी 1987 में स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 के तहत। अब दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी बॉडी अगर किसी कानून के माध्यम से बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल ये स्पाइस बोर्ड को बनाया गया है स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 के माध्यम से, तो जब भी कोई भी बॉडी किसी एक्ट के माध्यम से बनाई जाती है तो वो क्या कहलाती है? स्टैच्यूटरी बॉडी कहलाती है। सिंपल, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर स्पाइस बोर्ड पता है कैसे बनाए? स्पाइस बोर्ड बनने से पहले दो अलग अलग बॉडीज़ हुआ करती थी, कार्डमम बोर्ड और स्पाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, दोनों को मिलाकर स्पाइस बोर्ड बना दिया। स्पाइस बोर्ड कौन से मंत्रालय के अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में काम करता है। इसका मेन काम क्या है? कार्डमम और बाकी सारे मसाइले का जो खासकर प्रमोशन है वो करना। प्लस ये जो बोर्ड है, इसका मेन काम क्या है? हमारे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, इनको यहाँ पर आपस में लिंक बनाकर चलना है इनके बीच में। प्लस हमारा जो ये पूरा मसालों का सेक्टर है, इसका कैसे डेवलपमेंट करना है, रिसर्च इनोवेशंस करना है, इंप्रूवमेंट करना है, मसालों का डेवलपमेंट करना है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्वालिटी के ऊपर काम करना है। ये सारे मेन फंक्शंस हमारे स्पाइस बोर्ड के देखने को मिलते हैं। नाउ फाइनली, तो अगर दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर पूरे डिस्कशन को अच्छे से कान खोलकर सुना है, तो अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस हैं, प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस हैं। पूरे लेक्चर को अगर अच्छे से सुना है तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत आराम से हैंडल कर पाओगे। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हो, क्या स्कोर आता है। स्टार्टिंग में पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर लाइन से मैं आपको सभी के आंसर्स बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपको मोनोक्लोनल बॉडी को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, मोनोक्लोनल बॉडी बेसिकली हमारी एक एंटीबॉडी की क्लोन होता है, और वो जो क्लोन है वो ढेर सारे मल्टीपल एंटीजेंस के साथ में बाइंड कर जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, मोनोक्लोनल बॉडीज़ को डिज़ाइन किया गया है ताकि वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करे, उसके साथ में बाइंड हो जाए हाई एक्यूरेसी के साथ में। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आईएनएस सुमेधा को लेकर। आईएनएस सुमेधा को लेकर दो स्टेटमेंट है, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, आईएनएस सुमेधा एक हमारा खुद का बनाया गया गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यानी एक लड़ाकू जहाज है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस सुमेधा को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है ताकि एक एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर रखकर चल सके, उसको कैरी कर सके। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है इनहैंस कोलैबोरेटिव ऑटोनोमस रोवर सिस्टम को लेकर। इस रोवर सिस्टम को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक मल्टी टेरेन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है। दूसरा स्टेटमेंट, इसको डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को लेकर दो स्टेटमेंट है, सॉरी 3 स्टेटमेंट है। पूछा जाता है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं, कितने स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट, इस एटॉमिक रिसर्च सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया था एक एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे के थ्रू, यानी ये नाम था इसका पहले, और इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। दूसरा स्टेटमेंट यह है इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। नाउ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया को लेकर। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया को लेकर दो स्टेटमेंट है, बताना है इनमें से हमारा कितने स्टेटमेंट सही हैं, कितने नहीं, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आती है। दूसरा, इस बॉडी का मेन काम क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन करना हमारे स्पाइसेस को लेकर, प्लस जो कार्डमम है उसका यहाँ पर डेवलपमेंट करना। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, डी दोनों के दोनों गलत हैं। कार्डमम पता ही है ना किसको बोलते हैं? इलायची को हम लोग कार्डमम बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरे के पूरे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर सही दिए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना। लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को कवर करेंगे।
तो यहाँ पे पूछा गया था स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताओ दोनों में से कौन सा सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को लेकर, बताओ 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। कौन कौन सा? पहला वाला और दूसरा वाला। तीसरा वाला गलत है। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर में नहीं आता है। ये बॉडी ऑपरेट करती है, मैंने आपको बोला भी था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में। दैट इज़ वाई यहाँ पर बी ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया एनहेंस्ड कोलैबोरेटिव ऑटोनोमस रोवर सिस्टम को लेकर, बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। तो केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। क्यों? क्योंकि इसको डीआरडीओ ने नहीं बनाया है। आपको मैंने एक बॉडी का नाम बताया था यहाँ पर, पुणे कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड, ठीक है, जो कि एक सब्सिडरी बॉडी है भारत फोरेज की, उन्होंने यहाँ पर इसको डेवलप किया है। फिर आपसे पूछा गया आईएनएस सुमेधा को लेकर, बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला वाला तो गलत है, क्योंकि एक पेट्रोलिंग वेसल दस्तक मारने वाला। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर ये अपने ऊपर एक एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को रखकर कैरी कर सकता है। ठीक है, तो हमारा एक खुद का बनाया हुआ शिप है, लेकिन यहाँ पर एक पेट्रोलिंग वेसल है, आपको ध्यान में रखना है। फिर पूछा गया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को लेकर, बताओ 2 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही है। तो पहला वाला तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो कि कॉपीड होती हैं। एक एंटीबॉडी की ढेर सारी कॉपीज़ होती हैं, जो कि अलग अलग एंटीजन्स के साथ में नहीं, केवल सिंगल एंटीजन के साथ में बाइंड होती हैं। यहाँ पे मल्टीपल वर्ड यूज़ किया गया है, इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा सही है, क्योंकि इनको डिज़ाइन किया गया है ताकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को रिकग्नाइज करके उसके साथ में ये बाइंड हो जाए एक्यूरेसी के साथ में, इस वजह से यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चंस। तो दोस्तों यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन करना। नाउ इसके साथ में लेक्चर को करते हैं एंड, और प्लीज़ मेक श्योर करना आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेली बेसिस पे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।